नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई राज्य जनसंख्या नीति 2021-2030 के प्रारूप की घोषणा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, कंधार में भारत का महावाणिज्य दूतावास कार्यरत है। शहर के पास भीषण संघर्ष के कारण भारतीय कर्मियों को कुछ समय के लिए वहां से बुला लिया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 97.2% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा, पद्म पुरस्कारों के लिए जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को नामित करें। नामांकन 15 सितंबर तक। थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। महिला क्रिकेट में आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच इंग्लैंड के होव में खेला जाएगा। यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में आज शाम लंदन में इटली का सामना इंग्लैंड से होगा और विंबलडन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के मातेओ बेरेतेनी से होगा। दोपहर समाचार में नई मख्तक के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक के लिए राज्य की जनसंख्या नीति के प्रारूप की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व जनसंख्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि इससे लोगों का जीवन खुशहाल होगा और समाज के सभी वर्गों को जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम से जोड़ना होगा। जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने जनसंख्या नीति के मसौदे पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। उन्होंने कहा कि अधिक जनसंख्या विकास में बाधा है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। उन्होंने लोगों से विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं और समाज को जागरूक करने का प्रण करने की अपील की। नीति के मसौदे के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जिन लोगों की 2 तक ही संतानें होंगी, उन्हें और अधिक सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। मसौदे में यह भी कहा गया है कि 2 बच्चों के मानदंड का पालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारी कई लाभों से वंचित रहेंगे। साथ ही नीति का उल्लंघन करने वाले लोग सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवविवाहितों के बीच परिवार नियोजन के साधनों को प्रोत्साहन करने के लिए शगुन किट का भी वितरण शुरू किया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राज्य में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए भी आज से 15 दिन का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।
महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह देश भर में जनसंख्या नीति लागू किए जाने की जरूरत है। आज नागपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन राज्यों की जनसंख्या काफी अधिक है वहां ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए। श्री फडणवीस ने कहा कि जनसंख्या नीति से आबादी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कश्मीर घाटी में आज कई स्थानों पर छापे मारे और विभिन्न मामलों में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर के नवाबाजार, अनंतनाग और बारामूला में छापे मारे गए। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के सहयोग से श्रीनगर के नवाबाजार स्थित शिक्षण संस्थान में तलाशी ली। वहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक लैपटॉप जब्त किया गया है। एजेंसी ने पूछताछ के लिए इसके अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के पुशरू अछबल, मगरेपोरा, अछाबल, सुनसुमा, अछाबल सहित कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और लैपटॉप जब्त किए। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अपने 11 सरकारी कर्मचारियों को आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषित करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए इन कर्मचारियों में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में इस तरह के मामलों की जांच करने और सिफारिश करने के लिए बनाई गई समिति ने इन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। इस समिति ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले 3 कार्यकर्ताओं को भी पकड़ा। इनमें से एक एजेंट सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में आतंकवादियों को कथित रूप से खुफिया सूचना लीक करता था और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को पनाह देता था। बर्खास्त कर्मचारियों में अनंतनाग के 2 अध्यापक शामिल हैं। ये दोनों प्रतिबंधित संगठनों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने सहित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 कांस्टेबल शामिल हैं जो कथित रूप से पुलिस विभाग में रहते हुए आतंकवादियों की सहायता करते थे और उन्हें खुफिया जानकारी देने के साथ साथ उन्हें रसद भी मुहैया कराते थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में कंधार स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को बंद नहीं किया गया है। हालांकि वहां कार्यरत भारतीय कर्मियों को कंधार के आसपास जारी भीषण संघर्ष को देखते हुए कुछ समय के लिए स्वदेश बुला लिया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत अफगानिस्तान की स्थिति पर नजर रखे हुए है और भारतीय कर्मियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री बागची ने कहा कि सरकार ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया है और स्थानीय कर्मियों के माध्यम से वाणिज्य दूतावास का काम अब भी चल रहा है। काबुल में भारतीय दूतावास के माध्यम से वीजा उपलब्ध कराने और काउंसलर सेवाएं प्रदान करने के प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान की शांति, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है।
ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर ने भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत आवश्यक भारत पारदर्शिता रिपोर्ट भी जारी कर दी है। ट्विटर को भारत में प्रयोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है। इसमें इस बात का पूरा ब्यौरा होता है कि कितनी शिकायतों पर कार्रवाई की गई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई राज्य जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापे मारे, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, कंधार में भारत का महावाणिज्य दूतावास कार्यरत है। शहर के पास भीषण संघर्ष के कारण भारतीय कर्मियों को कुछ समय के लिए वहां से बुला लिया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 97.2% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा, पद्म पुरस्कारों के लिए जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को नामित करें। नामांकन 15 सितंबर तक। थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। महिला क्रिकेट में आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच इंग्लैंड के होव में खेला जाएगा। यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में आज शाम लंदन में इटली का सामना इंग्लैंड से होगा और विंबलडन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के मातेओ बेरेतेनी से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे ऐसे प्रेरणा देने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करें। नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। श्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कल गांधीनगर में कई विकास कार्यों और योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद के बोपल क्षेत्र में जल वितरण योजना लोगों को समर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने रेलवे और अहमदाबाद नगर निगम के अनेक विकास कार्यों की आधारशिला रखी। बाद में उन्होंने वेजलपुर क्षेत्र में अहमदाबाद नगर निगम के सामुदायिक भवन और पार्टी प्लॉट लोगों को समर्पित किया। आज शाम वे साणंद और बावला में विविध विकास कार्यों का उद्घाटन और आधारशिला रखने वाले हैं। श्री शाह कल गांधीनगर की नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में नए बने नारकोटिक और साइकोट्रोपिक भवन का उद्घाटन करेंगे। वे गांधीनगर सिविल अस्पताल में सन फाउंडेशन द्वारा स्थापित 500 लीटर का नया ऑक्सीजन प्लांट लोगों को समर्पित करेंगे। कलोल, अडालज और गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और आधारशिला रखने के अलावा वे कल शाम गांधीनगर राजभवन में कोरोना सेवा यज्ञ में योगदान देने वाले महानुभावों का सम्मान करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को आज कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका ने नए राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर वर्तमान राज्यपाल वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और कई मंत्री मौजूद थे। श्री गहलोत इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 16 जुलाई से स्पाइस जेट की 8 उड़ानों का संचालन मध्य प्रदेश से किया जाएगा। एक ट्वीट में श्री सिंधिया ने कहा कि ये उड़ानें ग्वालियर मुंबई, ग्वालियर पुणे, जबलपुर सूरत, ग्वालियर अहमदाबाद के बीच चलेंगी। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय विमान सेवा को ऊंची उड़ान देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 37,23,000 खुराकें दी गई। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.20% हो गई है। कल 41,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। देश में अब तक 2 करोड़ 99 लाख से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 4,54,118 है। अब तक इस महामारी से देश में 4,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को जीका वायरस के प्रति सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस वायरस से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और व्यापक जांच भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को जीका वायरस से बचाव के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को लार्वा सर्विलांस और संदिग्ध मामलों से नमूने एकत्र करने और परीक्षण के लिए भेजने की सलाह दी गई है। इस बीच राज्य में कल 27 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जबकि संक्रमण से एक रोगी की मृत्यु हुई है। कोविड संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 9025 है। राज्य में सक्रिय मामले घटकर 392 हो गए हैं। वहीं 40 रोगी कल संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 10 जबकि इंदौर में 6 नए मामले सामने आए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नागालैंड में आज से दूसरे चरण का अनलॉक शुरू हो गया है। ये 17 जुलाई तक लागू रहेगा और इस दौरान प्रतिबंधों में और अधिक ढील दी जाएगी। असम में कोरोना काल में अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना के तहत ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में ऐसी 176 महिलाओं को चेक प्रदान किए। इस योजना के तहत लाभ के लिए 873 महिलाओं की पहचान की गई है। रथ यात्रा का कल सुबह 6 बजे से डीडी नेशनल यूट्यूब और डीडी उड़िया यूट्यूब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। ओडिशा में पुरी में कल विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोविड महामारी के कारण रथ यात्रा श्रद्धालुओं के बिना आयोजित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज होव में खेला जाएगा। श्रृंखला का तीसरा और फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को चैम्सफोर्ड में खेला जाएगा। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में आज इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने डेनमार्क को 2-1 से हराया था। इंग्लैंड 55 वर्ष में पहली बार यूरो कप के फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले 1966 में इंग्लैंड पश्चिम जर्मनी को हराकर यूरो कप का विजेता बना था। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली ने स्पेन को पराजित कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। इटली पिछले 33 मैचों से अविजित रहा है। इंग्लैंड इटली के साथ पहली बार यूरो कप का फाइनल खेल रहा है। इटली ने इससे पहले 1968 में यूरो कप का खिताब जीता था। विंबलडन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के मैटियो बेरेटिनी से होगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच ने सेमीफाइनल में 10वीं वरीयता प्राप्त डेनिस शापोवालोव को और मैटियो बेरेटिनी ने पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकाग्स को पराजित किया था। शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने 8वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कल रात फाइनल में उन्होंने प्लिस्कोवा को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया। बेल्जियम की एलिस मर्टेंस को और ताइवान की सी हु वेई की जोड़ी ने रूस की वेरोनिका कुदरमेतोवा और एलिना वेसनीना की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 3-6, 7-5, 9-7 से हराकर महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया। क्रोएशिया के निकोला मैक्टिज और मैट पेविच की जोड़ी ने कल रात स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होराशियो जेबालोस की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब जीता। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब 13 दिन शेष हैं। आकाशवाणी समाचार ओलंपिक खेलों में भारत के पदक के दावेदारों की उम्मीदों के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। आज हम इस क्रम में 20 किलोमीटर चाल की एथलीट प्रियंका गोस्वामी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रियंका का जन्म 10 मार्च 1996 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था।
उनके पिता एक बस कंडक्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संघर्ष, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और निरंतर प्रयासों की प्रशंसा करते हुए प्रियंका के जीवन के बारे में बताया था। पैदल चाल में भारत को ओलंपिक में अब तक ज्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन टोक्यो में 5 भारतीय एथलीट पोडियम फिनिश के लिए दौड़ में शामिल हैं और पैदल चाल में देश को पहला ओलंपिक पदक दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रियंका ने एथलेटिक्स में जाने से पहले कुछ महीनों के लिए स्कूल में जिम्नास्टिक का अभ्यास भी किया था। प्रियंका ने झारखंड के रांची में फरवरी 2021 में 20 किलोमीटर की पैदल चाल प्रतियोगिता में 1 घंटा 28 मिनट और 45 सेकंड के नए रिकॉर्ड के साथ ओपन इंडियन चैंपियनशिप जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। प्रियंका ने भारतीय रेलवे में क्लर्क की नौकरी करते हुए 2017 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। प्रियंका पिछले साल इसी प्रतियोगिता में केवल 36 सेकंड से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई थी। इस वर्ष मई में कोविड संक्रमित होने के कारण प्रियंका 15 दिन के लिए अभ्यास से दूर रही हैं। हालांकि प्रियंका अब पूरी तरह फिट होकर ट्रैक पर वापस आ गई हैं और टोक्यो में भारत के लिए पदक जीतने के अपने प्रयास में 1 घंटा 27 मिनट के समय का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स डेस्क, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देश भर से श्रोता भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के एसएन सिंह कल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के विजेता बने हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एसएन सिंह ने अपनी जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की। ओलंपिक क्विज का विजेता बनने पर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। इसके लिए मैं आकाशवाणी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का बहुत अच्छा पहल किया है। मैं ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को भी धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि गोल्ड मेडल जीतें। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए शाम 7:20 पर प्रसारित होने वाला स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम सुनें। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है लेखक और साहित्यकार भीष्म साहनी तथा हास्य अभिनेत्री टुनटुन को। आज 11 जुलाई है और पुण्यतिथि है हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक भीष्म साहनी की। मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी लेखक और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के भाई भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद भीष्म साहनी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया और इप्टा से जुड़ गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर रहे। बाद में मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में भी काम किया। यहाँ इन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबों का हिंदी में रूपांतर किया। 1975 में उन्हें उनकी कृति तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिरोमणि लेखक अवार्ड, 1980 में अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड, 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड तथा 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया। उनके उपन्यास तमस पर 1986 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया। 11 जुलाई 2003 को उनका निधन हो गया। और अब बात हिंदी सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री और गायिका उमा देवी खत्री की, जिन्हें आप सब टुनटुन के नाम से जानते हैं। उमा देवी को उनका फिल्मी निकनेम टुनटुन प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार ने दिया था। 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण परिवार में जन्मी उमा 13 वर्ष की आयु में बम्बई आ गई और जाकर मिली सीधे संगीत निर्देशक नौशाद से। 1951 में आई दीदार इनकी पहली फिल्म थी। अपने 40 साल के फिल्मी करियर में इन्होंने हिंदी, उर्दू और पंजाबी की लगभग 200 फिल्मों में काम किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उमा देवी एक बहुत अच्छी गायिका भी थीं।
इनके गाए फिल्म दर्द के गीत ने इन्हें सदा सदा के लिए अमर बना दिया। आंध्र प्रदेश के पश्चिम मध्य तट और ओडिशा के दक्षिणी तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके कारण तटवर्ती आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अमरावती मौसम विभाग के निदेशक एस स्टेला ने बताया कि गुंटूर, कृष्णा, पश्चिमी गोदावरी, पूर्व गोदावरी और विशाखापट्टनम जिलों में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इस बीच राज्य के श्रीकाकुलम, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिलों में भारी वर्षा हुई, जबकि पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में लगातार वर्षा हो रही है। बिहार में बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा नदियों में बढ़े जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज के नए इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। समस्तीपुर में गंडक नदी पर बने रेल पुल पर पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड के डाउन लाइन पर 10 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। लंबी दूरी की गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। सीतामढ़ी सुरसंड और शिवहर सीतामढ़ी राष्ट्रीय उच्च पथ पर पानी आ जाने के कारण वाहनों का परिचालन बाधित है। गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। दरभंगा के हनुमान नगर और केवटी के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इस बीच राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में आज सुबह नांदेड़, हिंगोली और वाशिम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र यावतमाल जिले के मुडोना और साधुनगर में था। भूकंप से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हैदराबाद के गंगाधर तिलक कटनाम रोज सवेरे हैदराबाद की सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत करने निकलते हैं। वो अब तक 2030 से अधिक गड्ढों को भर चुके हैं और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी पूरी पेंशन खपा दी है। वो पेंशन के पैसों से गड्ढे भरने के सामान ठेकेदारों से खरीदते हैं। हैदराबाद में सैकड़ों लोग इन गड्ढों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। श्री गंगाधर तिलक का इरादा हैदराबाद की सड़कों को यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वो अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई राज्य जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापे मारे। आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, कंधार में भारत का महावाणिज्य दूतावास कार्यरत है। शहर के पास भीषण संघर्ष के कारण भारतीय कर्मियों को कुछ समय के लिए वहां से बुला लिया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 97.2% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा, पद्म पुरस्कारों के लिए जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को नामित करें। नामांकन 15 सितंबर तक। थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। महिला क्रिकेट में आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 मैच इंग्लैंड के होम में खेला जाएगा। यूरो कप फुटबॉल की फाइनल में आज शाम लंदन में इटली का सामना इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के मातेओ बेरेटिनी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।